इसमें हम देख रहे हैं जो एनसीईआरटी हमारी चल रही है, इसमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एमसीक्यू, इसमें क्लास 11 की, इसमें हम इसका ये पार्ट 2 देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज से जो रिलेटेड जो एमसीक्यू है उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो हम सीधे वजह स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप देखिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है इसमें, महासागरीय महासागरीय जल की ऊपर से नीचे की गति किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन देख लें हम। ए में ज्वार है, बी में तरंग है, सी में धाराएं हैं और डी में है क्या? इसमें उपरोक्त ऊपर में दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, सही आंसर है आपको देखने को मिलेगा। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसमें? तरंग है। तो देख लेते हैं हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन क्या है इसमें? बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखें हम, तो इससे रिलेटेड इसमें तरंगें वास्तव में ऊर्जा जल नहीं होती है, जो कि महासागरीय सतह के जो मतलब कि इसके आर पार गति करते हैं। तरंगे में जल के कण छोटे होते हैं, वृत्ताकार रूप से गति करते हैं। वायु को जल में क्या करते हैं? ऊर्जा मतलब कि जो वायु है, वायु को जल में क्या करते हैं? ऊर्जा की गति को प्रदान करते हैं और तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा में निर्मित होती है। सतह की जो सतह है, इसका सतह की जल की गति क्या? महासागरों के गहरे होती हैं और जल में स्थिर होती हैं और बृहद कदाचित ही प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप महासागरीय तरंगें इसके आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी तरंगें को पहुंचाती हैं और इसकी गति को क्या करती है? कम करती हैं। ऐसा गंतव्य हमको जल के मध्य में देखने को मिलता है। जिस तरह की आप यहाँ पर दिए गए संरचना में देख सकते हैं, इसकी दाहिनी ओर की तरंगें कैसी होती है? इसमें प्रगामी होती हैं, फिर बढ़ते चले जाती है, फिर शीर्ष पतन इसका नीचे डाउन हो जाता है और यहाँ पर भी आप इसका शीर्ष पतन भी देखोगे तो वह नीचे की ओर यानी कि डाउन होते हुए देखोगे। इसमें द्रोणिका इसमें ऊपर चलती है, इसमें की ये तरंगें ऐसे इस टाइप से ऊपर से नीचे ऐसे चलते रहती हैं। ठीक है, तो इसमें देखा हमने। तो आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आने की क्या कारण, मतलब किस कारण से बृहद ज्वार आती है? तो इसके हम देखें, ऑप्शन देखें तो ए में है सूर्य और चंद्रमा का जो पृथ्वी की एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। बी में है इसमें सूर्य और चंद्रमा का द्वार एक दूसरे की विपरीत दिशा में पृथ्वी पर ये किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सी में तट रेखा को दंतुरित होना और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? डी। चलते फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप देखेंगे आगे, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? कि पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है, किस कारण होती है? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो अपसौर के द्वारा, बी में देखें तो उपसौर द्वारा, सी में देखें उपभू द्वारा और डी में देखें तो हम अपभू द्वारा। तो यह कौन सी स्थिति होती है जिस कारण जब पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है? मतलब कि ये क्या हुआ? ये पृथ्वी हुई, ये हुआ क्या? चंद्रमा। ठीक है, तो इनकी न्यूनतम दूरी किस कारण होती है? तो इसमें देखें हम, तो इसका आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर है इसका क्या हो सकता है? आंसर नंबर सी, क्या? उपभू के द्वारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें देखें हम, इसका डिटेल देख लें पहले, किस कारण होती है? उपभू के द्वारा होती है। तो इसमें निम्न ज्वार सामान्यतः बृहद ज्वार एवं जो ज्वार के बीच में कितने दिन का अंतर होता है? इसमें 7 दिन का अंतर होता है। इस तरह समय चंद्रमा और सूर्य जो होते हैं एक दूसरे, मतलब कि जब 7 दिन का अंतर होता है तो इसमें देखिएगा आप, तो सूर्य और चंद्रमा क्या दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर होते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और तथा सूर्य एवं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल को एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य को कैसा कर देता है? दो गुना से अधिक कर दे। किसका गुण? चंद्रमा का जो आकर्षण गुण है वह सूर्य के गुण को क्या कर देता है? वह 2 गुना, मतलब कि उसका 2 गुना अधिक कर देता है।
और यह बल सूर्य को उसके निकटतम की सक्षम यानी कि सक्षम इसकी कैसी हो जाती है, इसमें दोलित हो जाता है। कौन? और फिर चंद्रमा का आकर्षण अधिक हो, इसीलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के निकटतम निकट होता है और महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। कैसी कंडीशन बनती है इसमें? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, मतलब ये चंद्रमा, ठीक है, और ये है पृथ्वी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास वाली स्थिति में होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ बनने वाली स्थिति को कहते हैं उपभू स्थिति। क्या? उपभू स्थिति कहते हैं। और यह सामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार पर होती हैं। इस दौरान आप जब देखोगे तो इसका ज्वारीय क्रम किस तरह का होता है? सामान्य से अधिक होता है, मतलब इसका जो ज्वार आने की स्थिति कैसी होती है? सामान्य से अधिक होती है, मतलब उससे दोगुना हो जाती है। और 2 सप्ताह के बाद जब यह चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभ्रंश कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जब चंद्रमा जो होता था ना तो इसमें पृथ्वी के पास आता था, और जब यही चंद्रमा, ये चंद्रमा, 1 मिनट आप देखिएगा, ये चंद्रमा है, जब ये पृथ्वी के पास आता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपभ्रंश, ठीक है। और जब चंद्रमा जो होता है वह पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर पहुंचता है तो इस स्थिति को कहते हैं अपभ्रंश, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अपभ्रंश स्थिति। तो मतलब किसमें? चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। जब यह पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति में बनने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। और जब ये यहाँ बनती है, जब ये पृथ्वी है, अर्थ है, जब अर्थ मून से पास अधिकतम पास होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभ्रंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभ्रंश, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपभ्रंश। और फिर इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? सीमित होता है, इसलिए इसकी औसत ऊंचाई अधिक होती है। मतलब यहाँ की इसकी औसत ऊंचाई कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है ये, 4th है। तो इस सवाल को देखिएगा। इसमें बतलाया गया है कि पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो अपसौर की स्थिति है वह कब होती है? तो इसके हैं ऑप्शन देखें हम। ए में है इसमें अक्टूबर में, बी में है जुलाई में, सी में है सितंबर में, डी में है अक्टूबर में। तो इस क्वेश्चन को आपको मिलता है होमवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बतला दूंगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले इसके चैप्टर 15 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।